दिवाली महज कुछ ही दूर है और दिवाली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को डबल दिवाली का गिफ्ट दिया है। माना जा रहा है कि इस बार की जो दिवाली है वो आम आदमी के लिए काफ़ी खास होने वाली है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ता था वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। जो लोग छोटी गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदने के सपने देख रहे थे वो इस दिवाली हकीकत में तब्दील हो जाएगी। तो क्या कुछ महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा, इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही जाने माने वेल्थ मैनेजर हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा। आज हम सिद्धार्थ से बात करेंगे और समझेंगे कि जीएसटी आने के बाद क्या कुछ महंगा और क्या कुछ सस्ता हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और खुद सिद्धार्थ से ही जानते हैं जीएसटी की पूरी इनसाइड स्टोरी। सिद्धार्थ, सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा रोटी, कपड़ा और मकान से। तो जीएसटी आने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, जीएसटी से क्या बदलाव होगा इस पे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक जीएसटी एक आदमी को किस तरीके से अफेक्ट करती है, क्योंकि एक बार एक कॉमन आदमी को जब ये इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो समझ पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पीएम मोदी ने जो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी है उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं एक इन्वेस्टर को, एक आम आदमी को या एक इन्वेस्टर को या एक व्यूअर को बताना चाहूँगा कि जीएसटी है क्या, और मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊँगा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक फाइनली जो उसका जो भुगतान होता है वो जो एंड कंज्यूमर होता है वो देता है। मैं टेक्निकल भाषा में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, सप्लाई चेन्स क्या होते हैं, ई इनवॉइसिंग क्या होती है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप एकदम लेमैन के टर्म्स में हमें सब कुछ समझाइए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी आसान भाषा में समझना चाहेंगे इस पूरे जीएसटी के कॉन्सेप्ट। तो जिस तरीके से दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम एक इनकम टैक्स देते हैं वो एक डायरेक्ट टैक्सेस है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के ऊपर लेवी होता है और जो अपनी जेब से देता है पैसे। बट जो जीएसटी है, इससे पहले, जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे सर्विस टैक्स हो गया जो एक एंड कंज्यूमर को देना पड़ता था। जीएसटी के आने के बाद ये सारे के सारे ऑक्ट्रॉय हो गया या आपका कॉरपोरेशन टैक्स हो गया या फिर सर्विस टैक्स हो गया, ये सारा मिलकर एक टैक्स बन गया, सो दैट वो एक यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड टैक्स है। और इसमें जो भी सप्लाई चेन में राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सबको जीएसटी देना पड़ता है, और फाइनली जो एंड कंज्यूमर होता है जो उस सर्विस को या गुड को कंज्यूम कर रहा है उसको उस टैक्स को पे करना होता है। अब ये टैक्स तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसने चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया, इसने चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाया, चीज़ों को डिजिटाइज बनाया, एक डिस्क्रिशन ख़त्म किया। जो भी बीच में जो जीएसटी नहीं पे करते थे वो इमीडिएटली पकड़े जाते थे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। और उससे ज़्यादा सरकार के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ा एक फ़ायदा इसलिए किया क्योंकि एक इनडायरेक्ट टैक्स का जो एक रेवेन्यू कॉम्पोजिशन था वो एक्सेप्शनली हाई बढ़ गया। 1 लाख करोड़ को भी जीएसटी ने आसानी से पार कर दिया था आज से कुछ साल पहले। नाउ द पॉइंट इज़, जब जीएसटी आया तो उसमें अलग अलग स्लैब्स आए, जैसे एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। और जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे वो डिफरेंट स्लैब्स के अंदर फॉल करते थे। कुछ 5% के अंदर फॉल करते थे, कुछ 12 के अंदर, कुछ 18 के अंदर, कुछ 28 के अंदर। उसमें मोटे मोटे तौर पे एक जो सबसे सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं समझाऊं तो ये था कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती थी, जो आपने बोला रोटी, कपड़ा, मकान, वो या तो 5% के अंदर होती थी या 12% के अंदर होती थी और कुछ 18% के अंदर होती थी। और जो लग्जरी आइटम्स होती थी वो जनरली 28% के अंदर होती थी, जैसे गाड़ियाँ हो गई, स्पेशली लग्जरी गाड़ियाँ जो होती हैं। तो इसमें एक जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होती है जिसको हम जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स भी बोलती हैं। वो इन आइटम्स को पूरे टाइम कैलिब्रेट करते रहते हैं कि किस आइटम पे क्या जीएसटी लगना चाहिए। क्या 18% वाले पर 28% लगना चाहिए, क्या 28% वाले पर 12% लगना चाहिए, 5% के आइटम्स इंक्रीज़ करने चाहिए
या 28% के आइटम्स डिक्रीज़ करने चाहिए। ये रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं इन काउंसिल के, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स होते हैं और वो एक कंसेंशुअल तरीके से एक जीएसटी के कंसेंसस पर आते हैं, जीएसटी के स्लैब्स पे, आइटम्स पे, फिगर्स पे आते हैं। अब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी याद है रोटी और कपड़ा मकान का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या हुआ। पिछले 1 साल के अंदर अंदर ऐसा देखा गया कि जो इंडिया की जो एक कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी थी वो वीक हो गई। और कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी वीक क्यों हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए वीक हुई कि एक आम आदमी के जेब में एक सरप्लस पैसा नहीं था जहाँ से वो अपने खर्चों को मीट आउट कर सके, क्योंकि रेंट्स ज़्यादा हो गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया और उसके कारण एक कंजम्पशन को बहुत बड़ा हिट लगा इंडिया में। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी, या एक विचारजनक सवाल ये था कि इंडिया की जो पूरी ग्रोथ जर्नी है वो कंजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर कंजम्पशन ने ही पिक नहीं किया तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक फ्लॉप स्टोरी हो जाएगी। और ये एक स्पाइनल कॉर्ड है या बैकबोन जो होती है ग्रोथ की, वो है एक कंजम्पशन स्टोरी। और इस पे सरकार बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में आ गई थी। और यही रीज़न था कि जब लास्ट बजट आया था तब उस समय सरकार ने टैक्स रिबेट्स देनी स्टार्ट कर दी इनकम टैक्स में। उन्होंने पुराना ओल्ड टैक्स रिजीम को उन्होंने मॉडिफाई किया, न्यू टैक्स रिजीम को बनाया और न्यू टैक्स रिजीम को भी इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया कि जहां 12 लाख तक आपको कोई टैक्स ही पे नहीं करना। ये क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेजर रीज़न यही था कि वो कंजम्पशन बढ़ाना चाहती थी कि लोगों के जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, कम टैक्सेस पे करें और उस ज़्यादा पैसे को वो खर्च करें, जिससे एक पूरी इकॉनमी में कंजम्पशन की लहर दौड़ाए। ये तो उन्होंने कर दिया था डायरेक्ट टैक्सेस पे। जब उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करी जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, तब उन्होंने आज ये जो जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म्स है वो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस कर दिया। और उन्होंने बोला कि 2 टैक्स रेट्स आएंगे जो 5% और 18% की, और सारे के सारे आइटम्स जो होंगे वो 5 या 18 के अंदर मेजरली फॉल करेंगे विद फ्यू एक्सेप्शंस जो 40% के अंदर। अब मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान जो एक असेंशियल कमोडिटी का पार्ट है वो किस तरीके से इफेक्ट होगा। अगर हम पहले देखते हैं जो पहले के जो टैक्स रेट्स आते हैं जैसे 5, 12, 18 और 28, मेजरली जो बैकबोन जो मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स जो होते हैं वो या तो 12 के अंदर फॉल करते थे 12% या 18% टैक्स जीएसटी के अंदर फॉल करते थे। अब जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो 12 और 18 के अंदर फॉल करते हैं वो सरकार ने उन आइटम्स को 5% के अंदर जीएसटी रेट के अंदर रख दिया। जैसे ही उन्होंने 5% के जीएसटी रेट के अंदर रखा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब लोगों की जेब से कम जीएसटी के जो टैक्सेस हैं वो जाएंगे और उनके पास एक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां वो अपना एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो इस इकोनॉमी में इंक्रीज़ कर सकती हैं। और जैसे ही वो इंक्रीज़ करेंगे वैसे एक कंजम्पशन की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हमारा ग्रोथ इंजन भी है, वो एकदम लहर पकड़ लेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण रोटी, कपड़ा और मकान, मैं बार बार आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट हो रहा हूँ, ये तीनों के तीनों जो आइटम्स हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स 5% का जो एक जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है इसके अंदर फॉल कर रहा है। और जैसे ही इसके अंदर फॉल करेगा सो ये लोगों के जो एक कंजम्पशन पावर है वो बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन आइटम्स को ख़रीद पाएंगे और जैसे मैंने अभी कहा कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ने से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी बढ़ेगी। तो सिद्धार्थ, जैसा आपने बताया कि इकोनॉमी के बारे में आपने बताया, जीएसटी जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी पे पड़ता है, बिकॉज नाउ सिंस वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड, सो इस पे कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो सरकार को जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो टैक्सेस के माध्यम से मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो और इनडायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस से पहले आ गए, 2017 में ही जीएसटी लॉन्च हो गया था, तो उसने जो कंट्रीब्यूशन जो इकॉनमी में करा है वो एक बहुत बड़ा एक
बैकबोन दिया है इस सरकार को ये सोचने के लिए कि डेवलपमेंटल मेजर्स इस इकोनॉमी में कैसे लिए जाएं। और ऑब्वियसली जैसे इम्पॉर्टेंट है, सरकार को पैसे की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज़, सोशल सिक्योरिटीज़, ये सारा का सारा इस पैसे से ही, टैक्सेस के माध्यम से ही सरकार पूरी करती है। तो एज अ लेमैन जो हम टैक्सेस सरकार को पे करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इनकम टैक्स के थ्रू और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम जीएसटी के थ्रू पे करते हैं, वो एक कंट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है उसकी ग्रोथ के लिए। जहाँ तक अब आपके सवाल की बात है, जो जीएसटी का जो कॉम्पोजिशन था वो डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा था। तो अगर 50% से ज़्यादा अगर कोई भी टैक्सेस एक कॉम्पोजिशन में एक उनका एक मेजरमेंट है, तो इससे बहुत क्लियर कट ये एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमी में जीएसटी का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। जहाँ हम 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के टैक्सेस की बात कर रहे हैं और जो एक्चुअली अचीव भी हो चुके हैं, तो इतने बड़े टैक्सेस जो सरकार को मिल रही है एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को बनाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा रोल है जो जीएसटी ने प्ले किया है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चीज़ हैं या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है। ये इसका जवाब तो सरकार को भी देने में कभी कभार मुश्किल होती है। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के एम्बिट के बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहल, वो जीएसटी के एम्बिट के बाहर है। आज भी उसमें स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये सारे के सारे स्टेट टैक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूशन इनका होता है। जीएसटी के अंदर अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो सारे के सारे आइटम्स मोर और लेस जीएसटी के एम्बिट के अंदर आते हैं। अब उसके अंदर वाइट गुड्स होते हैं। जो वाइट गुड्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हो गए जो हम खाते हैं, लाइक ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जो रोज़ की ज़रूरत है, जिस पे आपको ये सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े कि क्या इसके बिना हमारी ज़िंदगी चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं, हमारे कपड़े हो गए, एपरल्स जिसको बोलते हैं, क्लोथिंग हो गया, इन सब पे ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं ये जीएसटी के एम्बिट में अंदर हो गए। 2 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर्स, दिस इज़ अगेन इनटू ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी पार्ट्स के अंदर जो भी ये प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, ये सारे जीएसटी के एम्बिट के अंदर हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे हम चाहे आज मैं इस स्टूडियो की बात करूं, इस स्टूडियो में जो एक आर्टिकल है उस सब पे हमने जो जीएसटी हमने पे किया ही है। सो इन दैट केस 99.9% of the products are already covered within the GST ambit. मैं आपसे जानना चाहूँगी सिद्धार्थ कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है 28% का जो अब तक लगता था, उसमें अगर कोई कमी आती है तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ऑटोमोबाइल को और सीमेंट सेक्टर को मिलेगा। तो अगर सीमेंट सेक्टर में इतनी कमी आती है जीएसटी में, तो क्या हम आने वाले दिनों में प्रॉपर्टीज़ के जो दाम है उसमें गिरावट कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक आम आदमी का एक जो पेन पॉइंट है, आपने ऑलरेडी टच कर दिया है कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टीज़ के दाम है, आप देख पा रहे हैं कि वो कितना बढ़ गया है। देखिए, जहाँ तक सीमेंट की बात है, इस पे ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला है कि सीमेंट पे अगर जीएसटी कम हो जाता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सीमेंट एक एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट होता है। तो वो तो चाहे अगर आज 28 से 40 भी कर दें आप उसको, तब भी उसकी जो खपत है वो उतनी ही रहती है। तो इन दैट केस उसके दाम ऊपर या नीचे हैं वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। बट सीमेंट एज अ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जहां पे जीएसटी के दाम कम हो गए हैं, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, जो पहले डिमांड था वो आज भी डिमांड रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बता दूं, एक
जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट पे अगर जीएसटी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, सॉल्ट आप उतना ही कंज्यूम करेंगे, आप उसको ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। इन द सिमिलर मैनर जो सीमेंट है वो इस इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स का एक असेंशियल पिलर है, और उस पर अगर जीएसटी कम होगा या ज़्यादा होगा, उसका जो डिमांड है या सप्लाई की जो एक इक्विलिब्रियम है डिमांड सप्लाई कर्व में, वो मोर और लेस सेम रहेगा। ये कुछ इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर सीमेंट पे जीएसटी कम हो जाता है तो ऑन एन एवरेज सारे इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, रिपल इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट से एसोसिएटेड और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, रियल स्टेट एज ए इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एज ए इंडस्ट्री, वो सारा का सारा सीमेंट पे बेस्ड है। अगर सीमेंट की खपत सीमेंट पे अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो इन दैट केस उस पर जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कम अगर होगा तो इकोनॉमी का जो एक ड्राइविंग फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, और इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सीमेंट जो है इस पे यस जीएसटी कम करने की बात करी है, और जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ डेफिनेटली इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है इकोनॉमी में, और ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। लोगों का सपना होता है गाड़ियाँ खरीदना, तो आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स आने वाले हैं उसमें कौन सी गाड़ी जो है वो सस्ती हो सकती है? मतलब बड़ी गाड़ी जो होगी वो सस्ती हो जाएगी, छोटी गाड़ी होगी वो सस्ती हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार ने जब ये रिफॉर्म्स का इनकॉर्पोरेशन किया था तब सरकार ने ये बहुत क्लियर कट कर दिया था कि जो भी आम जनता की एक्सेस में जो भी चीज़ें हैं उस पे जीएसटी का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज़ स्टिल अ मिडिल क्लास इकोनॉमी, और मिडिल क्लास के लिए लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है टू व्हीलर्स, उनको लगता है स्मॉल कार्स, जो जहाँ वो एक परिवार को लेकर बैठ सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं, तो उन पे जीएसटी का कम होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली वही इस इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बनती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर मिडिल क्लास, करेक्ट। तो टेस्ला और मर्सिडीज़ या फिएट के बड़ी हाई एंडेड कार्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि जो मिडिल क्लास के जो एक अप्रोच में जो कार्स हैं, क्या उस पे जीएसटी के जो दाम हैं वो कम हो रहे हैं, और क्या अगर उस पर कम हो रहे हैं तो एंड यूज़र्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो गाड़ियाँ और लोगों के एक्सेसिबिलिटी के दायरे के अंदर आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही है। सिद्धार्थ, थोड़ा सिंटैक्स के बारे में और एक्सप्लेन कीजिए। सिंटैक्स बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो तो हम समझ गए हैं कि सिंटैक्स लगाया क्यों जाता है, सरकार को इससे क्या फ़ायदा होता है, उस पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये सवाल काफ़ी लोग इस बात से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। सिन टैक्स एक वो टैक्स होता है जो सरकार लगाती है उन प्रोडक्ट्स पे या सर्विसेज पे जो इस सोसाइटी के हित में नहीं होती चीज़ें, जैसे सिगरेट्स, जैसे अल्कोहल, जैसे नशे वाले जो पदार्थें होती हैं जो कैंसेरियस होती हैं, उसमें जो टैक्सेस लगते हैं उसको बोलते हैं सिन टैक्स। सिन टैक्स जनरली वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस के अंदर होते हैं, क्योंकि वो टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं जिसके कारण जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं और वो नॉन एक्सेसिबल हो जाती है। अगर हाइपोथेटिकली आज सिगरेट्स पे अगर 100% का टैक्स लग जाए जो कि सिन टैक्स के अंदर आएगा, उससे सिगरेट बहुत महंगी हो जाएगी और लोग अवॉइड करेंगे सिगरेट का कंजम्पशन करना, जिसके कारण उनकी जो हेल्थ होगी वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो बेसिकली सिन टैक्स वो टैक्सेस होते हैं, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं, जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी सोसाइटी पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो उससे डिग्रेड होती है सोसाइटी उन प्रोडक्ट से। तो उन प्रोडक्ट्स को पूरा पॉइंट ब्लैंक सरकार उसको बैन नहीं कर सकती है, बट इतना ज़्यादा टैक्स लगा देती है उन प्रोडक्ट पे कि वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक मिडिल मैन की एक्सेसिबिलिटी के बाहर पहुंच जाती है, तो उसको हम सिन टैक्स बोलते हैं। जीएसटी से हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? वेल देखिए, इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट इज़ एन अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट इन इंडिया। आज अगर देखा जाए तो 5% से कम लोगों के पास हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि इससे एक इंडिविजुअल को लाइफ प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगता था आज तक 12% या 18%, वो सरकार ने इसको कम करके 5% के अंदर उन्होंने कर दिया है। और इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये आने वाला है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेसिबल हो जाएगा एक नॉर्मल आदमी को जो सोच भी नहीं सकता था हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान लेने की। तो अगर वो इंश्योरेंस कवरेज के अंदर आ जाएंगे, उससे उनको बहुत सारे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रुक जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो हो जाएगा, इंडियंस को एक बहुत बड़ा कवरेज मिल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का, प्रोटेक्शंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, फैमिली को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कवरेज बढ़ जाएगा। इससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गया या रैक पिकर्स हो गए, जिनको सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में तो पता ही नहीं है, अब एटलीस्ट वो सोच पाएंगे कि हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लूँ या अपने लिए एक टर्म प्लान ले लूँ, जिससे अगर मेरे गुजरने के बाद एटलीस्ट मेरा जो परिवार है वो इफेक्ट ना हो। तो ये सब तभी सोच पाएगा जब पहले उसके जेब में पैसे हों, और दूसरा जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसके एक्सेसिबिलिटी के अंदर हो। वो तभी होगा जब उस पर टैक्सेस कम होंगे और वो प्रोडक्ट की जानकारी एक मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को होगी। तो जीएसटी के माध्यम से जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जो सरकार लेकर आ रही है, उससे वो टैक्सेस जो हैं वो कम हो गए हैं या हो जाएंगे, और जिससे इंश्योरेंस एज अ सेक्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जो अगर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर वो सस्ती हो जाती है जीएसटी के बाद, तो लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ जाएगी काफ़ी। ये एक्चुअली हो ही इसलिए रहा है जिससे लोग खर्च कर सकें, और जब लोग खर्चा करेंगे तो जो इकोनॉमी में जो पैसा है वो फ्लो करेगा, और जब इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा तब इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक्चुअली ये जो लोगों को जीएसटी रिलीफ मिल रहा है या जीएसटी टैक्स कट मिल रहा है, उसका जो मेजर जो इफेक्ट वो यही आने वाला है कि लोगों के पास जो खर्चा करने के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा होगा, और उस ज़्यादा पैसे से वो ज़्यादा आइटम्स या ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा कंजम्पशन करने से वो इकोनॉमी के ग्रोथ पे और जीडीपी पर इम्पैक्ट डालेंगे। आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा कि हम जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने जाते हैं, तो जब हम फाइनल बिल देखते हैं, उसमें जब जीएसटी देखते हैं हम, तो हमारा सर चकरा जाता है। हम सोचते हैं कि जितना का हमने खाया नहीं है तो जीएसटी आ गया है। तो उस पे क्या चेंजेस आप आने वाले दिनों में? देखिए, रेस्टोरेंट्स पे जो जीएसटी, रेस्टोरेंट्स पे जनरली दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक तो सर्विस चार्ज होता है जो कि आप उसको वेव ऑफ करा सकते हैं। सर्विस चार्ज जो होता है इट्स नॉट अ मैंडेटरी चार्ज, पहली चीज़। और दूसरा होता है जीएसटी चार्ज, जहाँ पे आपको 9% सेंटर और 9% स्टेट का 18% का जीएसटी आपको देना पड़ता है। अब जो नए टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं उस पर डेफिनेटली जो अभी इसका फाइनल जो ब्लूप्रिंट है जीएसटी रिफॉर्म्स का जो 2.0 वो भी आना रह गया है, लेकिन डेफिनेटली इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहूँगा, बाहर खाना खाना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, न्यू ईटरीज एंड जॉइंट्स, अगर यही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो एक पॉपुलेशन है वो वीकेंड्स पे बाहर ही नहीं जाएगा। अगर वीकेंड्स पे बाहर नहीं जाएगा तो फिर वो इन चीज़ों को अवेल भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें भी एक मिडिल क्लास के एक्सेसिबिलिटी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार ये इस पर अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो ये एक्सेसिबिलिटी का ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर आएगा, और लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हम बाहर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। लोग डेफिनेटली खाएंगे, उससे स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बढ़ेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। सो दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि इस पर अगर जीएसटी रेट्स कम होंगे, जो कि डेफिनेटली होंगे, तो उससे हमारे जो इकोनॉमी का जो कंजम्पशन है, ग्रोथ स्पर है, वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनफैक्ट जब हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन फूड भी अगर ऑर्डर कर रहे हो तो जोमेटो से, स्विगी से, उस पर भी भारी जीएसटी हमें देना पड़ता है। एग्जैक्टली। देखिए, टैक्स देना एक गलत बात नहीं होती है, बिकॉज जो टैक्स होता है वो अल्टीमेटली सरकार आपके
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ही सरकार खर्च करती है। बट येस, अगर इन अ वेरी मायोपिक वे अगर हम देखें तो येस, जो हमारे जेब से जाता है। और जब सरकार ने ये देखा कि इस तरीके से वो एक नॉर्मल आदमी को फ़ायदा दे सकती है, तो आपने ये बोला कि ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ज़ोमैटो हो गया, चाहे वो स्विगी हो गया, उसके थ्रू जो डिलीवरी होती है उस पर जो जीएसटी लगता है, डेफिनेटली वो भी कम होकर 5% के अंदर आई जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, सरकार चाहती है कि मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस को कम करके ये जो आइटम्स हैं या सर्विसेज हैं ये इंडिविजुअल मोर एंड मोर कंज्यूम करें। जैसे ही मोर एंड मोर कंज्यूम करेगा उसकी कंजम्पशन पावर पैरिटी बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी एंड फाइनली हमारा जो कंजम्पशन जो थीम है वो भी बढ़ेगा। Well, thank you so much, Siddharth. This was indeed an insightful conversation with you. And हम उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो भी बातचीत करी होगी उससे हमारे ऑडियंस को भी थोड़ी बहुत आइडिया लग गई होगी जीएसटी रिफॉर्म से क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनकी रोज़मर्रा और उनकी जेब पर क्या इसका असर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और तमाम बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए चार्ट बिजनेस।